परंपराओं से ओतप्रोत इस ऐतिहासिक महल, जिसने पिछले सैकड़ों साल के इतिहास में पश्चिमी राजस्थान की समृद्ध जल संरक्षण की परंपराओं को साक्षी भाव से देखा है, ऐसे ऐतिहासिक स्थल पर विशेष रूप से लूनी के संदर्भ में आयोजित आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित नौकोटी मारवाड़ के हृदय सम्राट श्रद्धेय बाबजियों का मंच पर अपनी गरिमा में उपस्थिति अपने भगवान के वेश को लेकर के करने वाले हम सब के मार्गदर्शक महामंडलेश्वर अचलानंद गिरी जी महाराज, मेरे मित्र और डीआरआई के साथ में मिलकर के इन सारे विषय, प्रकृति और पर्यावरण के सारे घटक, जल, जंगल, जमीन, जानवर, इन सब के संरक्षण के लिए देश भर में काम करने वाले, अपना जीवन समर्पित करके काम करने वाले आदरणीय अतुल जी, आदरणीय किशन सिंह साहब, आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अपनी गरिमा में उपस्थिति प्रदान कराने वाले सारे अतिथिगण, मैं आप सबसे देर से कार्यक्रम में आने के लिए विशेष रूप से बातचीत से और क्षमा प्रार्थना करना चाहता हूँ, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का कल कार्यक्रम है और उसके निमित्त बहुत सारी व्यस्तताएं इस विषय को लेकर के मेरे साथ में थी। कल रात में मैं जयपुर शाम को गया था और रात को पूरी रात चल करके वापस जयपुर से पहुंचा, लेकिन ये एक ऐसा आयोजन है जिस आयोजन के साथ हृदय से मेरा जुड़ाव है, तो मैं देर से सही लेकिन आप सबके बीच में उपस्थित हुआ और मुझे विश्वास है आप सब लोग मुझे इसके लिए क्षमा करें। आदरणीय किशन सिंह साहब ने, क्योंकि अतुल जी के साथ में बहुत लंबे समय से मैंने काम किया है, बहुत सारे वर्कशॉप्स में हमने साथ में बात की है, इनके विचारों को, इनके विषयों को मैंने बहुत गहराई से सुना भी है, समझा भी है। हमारी बहन इनके साथ में आई है, उनके साथ में भी हमने बहुत जो है इस विषय पर, इन ऐसे विषयों पर बहुत सारे आख्यान सब सुने। पिछले वर्ष उज्जैन में हमने लगातार 3 दिन तक रह करके नदी और जल संरक्षण, इन दोनों विषयों पर लगातार 3 दिन तक देश भर से आए हुए सारे विचारकों ने, ऋषियों ने, मनीषियों ने, इस विषय में विशेष प्रवीणता, योग्यता रखने वाले सारे लोगों ने, देश भर में से आए हुए ऐसे, दुनिया भर से आए हुए ऐसे लोगों ने इस विषय पर चर्चा की थी। पिछले वर्ष बीकानेर में भी हमने जल संरक्षण के विषय, हमारी जल संरक्षण की हमारी परंपराएं, इन सब विषयों को लेकर के भी विस्तार से चर्चा की। इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर के आने वाले 25 साल बाद में 2047 में जब भारत विकसित भारत बनेगा, जिस रास्ते पर हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल पड़े, जिस तरह की चुनौती और संकट हम सबके सामने है, आने वाले 25 साल बाद में बढ़ी हुई आबादी, उस आबादी की जलापूर्ति की आवश्यकताओं को पूरा करना, सिमटते हुए जल स्रोत, उनके कारण से खड़ी होने वाली चुनौतियां, और उसके साथ साथ में बदलते हुए पर्यावरण, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज विच इज सो विजिबल, जो अभी सामने दिखाई दे रहा, हमारे दरवाजे पर खड़ा है, उसके कारण से बढ़ने वाली चुनौती, बढ़ती हुई इकोनॉमी के कारण से बढ़ने वाली पानी की डिमांड, बदलते हुए फूड पैटर्न्स के कारण से बढ़ने वाली पानी की डिमांड, इन सब की आवश्यकताओं को देखते हुए भविष्य में हम किस तरह से जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करें। जो जल जीवन के लिए जगदीश स्वरूप है, जीवन का आधार है, उस जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करें। और हमारा देश क्योंकि सबसे वल्नरेबल पोजीशन में, सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण अवस्था है, दुनिया की लगभग 18% से ज़्यादा आबादी, दुनिया की 20% से ज़्यादा कैटल पॉपुलेशन, उसके सापेक्ष अगर पूरी दुनिया में उपलब्ध स्वच्छ जल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे पास केवल 4% पानी उपलब्ध है। और उस 4% में भी अगर मैं पश्चिमी राजस्थान जहाँ हम बैठे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में बात करूँ तो हमारी चुनौती और भी बड़ी है। केवल 5%, 6% के आसपास हमारी आबादी के परिप्रेक्ष्य में भारत में कुल उपलब्ध जल का 1% भी हमारे पास है। इसलिए निश्चित रूप से हम सबको इन सारे विषयों पर बहुत गहनता के साथ में विचार करते हुए भविष्य के लिए काम करना होगा। इसे लेकर के भी हमने उज्जैन में 2 दिन तक सरकारी स्तर पर भी देश के सारे
जल के क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञों के साथ में बैठकर, भारत के सभी राज्यों के मंत्री और उनके अधिकारियों के साथ में बैठकर एक बड़ा मंथन इस विषय को लेकर के किया है। इसके अतिरिक्त भी देश और दुनिया में आप सबकी शुभकामनाओं से मुझे जल के विषय पर बात करने का अवसर भी मिलता है और बात सुनने का अवसर भी सभी जगह मिलता है। लेकिन जो कुल मिलाकर के निष्कर्ष इस सारी चर्चा का, चिंता का, जितनी भी चर्चाएं जहां कहीं गिरती है वो सब यदि मैं देखूं, आदरणीय किशन सिंह साहब अभी कह रहे थे कि बदलते हुए परिदृश्य में किस तरह के संकट हमारे सामने खड़े हुए हमने प्रयोग किए। सारी समस्या का की जो मूल है, जड़ है, वो इन प्रकृति के घटकों का दोहन करने के बजाय हमने शोषण करना प्रारंभ किया, वही है। इनके संरक्षण को लेकर अभी ओरल पर किताब तो द सैक्रेड लैंड को लेकर के और किताब का विमोचन किया गया कि गांव में सामान्य जो ये कॉमन रिसोर्स प्रॉपर्टीज हुआ करते थे, चाहे ओरल था, गौचर था, गांव का तालाब या नाली थी, उसका अगोर था, इन सब की किसी भी तरह का लिखित कानून नहीं होने के बावजूद भी पीढ़ी परंपरा से लोग जो प्राप्त संस्कार होते थे, उन संस्कारों के चलते हुए हमें उनके साथ किस तरह से व्यवहार करना है, इसकी नैसर्गिक रूप से, सामान्य रूप से, परिवार परंपरा से अपने आप लोग एक जो है पीढ़ी दर पीढ़ी उन संकल्पों का उनके साथ किस तरह से व्यवहार करना है, इसकी जो है वो सुनिश्चित करते हैं। कोई कानून नहीं था, लेकिन गांव में कभी कोई ओरण में से दातुन के लिए लकड़ी भी नहीं तोड़ता था, केवल सूखी लकड़ी वहां से एकत्रित की जाती। कोई कानून नहीं था, लेकिन गौचर में गायों में चरने की जगह पे अतिक्रमण कोई करे, इसका कहीं कोई सोच भी किसी के मन में नहीं आता। कोई कानून नहीं था, लिखित अलिखित किसी तरह का कानून नहीं था, लेकिन तालाब के अगोर की शुचिता और पवित्रता को बनाए रखना, इसकी चिंता सामान्य रूप से हर व्यक्ति के जहन में होती थी। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे इन सब के साथ में जो हमारा जुड़ाव समाप्त हुआ, इन सब पर हमारी निर्भरता जो समाप्त हुई। गांव में पहले सभी लोग जब गांव में रहते थे और गांव के उस ओरण पर, उस गौचर पर सभी का गोवंश, सभी की लकड़ी की आपूर्ति की आवश्यकता जो है कि आपूर्ति उस पर निर्भर करती थी, तब गांव सामूहिक रूप से उस पर चिंतन और विचार करता था। अब क्योंकि हर घर में गैस का चूल्हा है, ओरण में से लकड़ी लाने की आवश्यकता समाप्त हो गई है, इसलिए ओरण की महत्ता समाप्त हो गई है। और ये प्रकृति का सिद्धांत है कि जो कोई भी चीज, जो कोई भी वस्तु, जो कोई भी समाज, जो कोई भी स्थल अपनी महत्ता खो देगा, अपनी उपयोगिता खो देगा, उसका जो है भविष्य निश्चित रूप से अंधकार में होता है। और यही चुनौती ओरण के साथ हुई, यही चुनौती गोचर के साथ हुई। जब से ऑर्गेनाइज तरीके से डेयरीज आई, लोगों ने चारा में कहा, जिस तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से बनने लगा, चारे के प्रबंधन की व्यवस्थाएं बदली, उसके साथ साथ में चारागाह जो है, गौचर उसके साथ में ऑब्सोलीट होते गए, उनके सामने चुनौतियां खड़ी होती थी, उनके ऊपर अतिक्रमण होते थे। पानी जो है, पहले हर परिवार के घर के व्यक्ति को पानी के लिए निर्भरता उस तालाब पर थी, और तालाब पर निर्भरता होने के चलते हुए हर व्यक्ति पानी तक जाता था। मैं तो कई बार अपनी दादी माँ के विषय को लेकर के मैंने एक बार उनसे ऐसे ही पूछा था कि आप हमेशा इस बात की चर्चा करते हैं कि जल जगदीश है, वो भगवान के बराबर है, भगवान से भी ज्यादा महत्ता है उसको, और जीवन के लिए सबसे आवश्यक एलिमेंट है। जल को जगदीश मानने की हमारे यहाँ परंपरा भी है। कुएं की पूजा, तालाब की पूजा, समुद्र की पूजा, हम सब तो उनको देव मान करके हमने पूजने का विधान अपने यहाँ किया है। हमारे ऋषियों मनीषियों ने, हमारे पूर्वजों ने सामान्य मानवी को इन सब विषयों को साथ में जोड़ने के लिए धर्म के बंधन का उपयोग किया, धर्म के सेतु का, उस धागे का उपयोग किया कि धर्म के साथ उस विषय को जोड़ दिया। भोजन करने से पहले, स्नान करने से पहले पानी को लेकर के अभिमंत्रित मानते हुए उससे सिंचन करना, उससे शुद्धिकरण करना सामान्य परंपरा है हम सबके परिवारों में। वो पानी की महत्ता को स्थापित करने के दृष्टिकोण से हमारे ऋषियों मनीषियों ने हमारे जीवन के साथ में उस विषय को जोड़ा था। लेकिन वही तालाब सारे या तो सिमट गए, और या वो सारे के सारे तालाब जो है वो प्रदूषित हो गए। गांव में जाकर के देखिए, अधिकांश ठाणे पश्चिमी राजस्थान में, क्योंकि आज भी हमारे लिए उनकी उपयोगिता है, क्योंकि आज भी हमारे पशुधन की निर्भरता हमारे उसके ऊपर है। आज भी हमारे यहाँ जो तालाब है उन पर पेयजल की निर्भरता भी बहुत सारे गांवों में आज भी उन तालाबों पर लोग निर्भर है, इसलिए उनकी पवित्रता आज भी बची हुई। लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में जहाँ उनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है, जहाँ पानी उन पर निर्भरता समाप्त हो गई है, उनका अस्तित्व समाप्त हो गया, वो गंदे पानी के तालाब ऐसे बन करके रह गए।
और जिस तरह से आने वाले समय में हमारे यहाँ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन पर हम काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सामने दिखाई देता है अगले 1-1.5 साल में देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंच जाएगा। 19 करोड़ घरों पे 19 करोड़ 40 लाख घरों में पीने का पानी पहुंचाने के संकल्प को लेकर के जो हमने यात्रा प्रारंभ की थी, लगभग अब हम 13 करोड़ के आंकड़े से पार हो चुके। लगभग 2/3 से ज्यादा 67-68% घरों तक, ऑलमोस्ट 68% हाउसहोल्ड्स आर कनेक्टेड नाउ विद द ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज बाय टैप्स। अब उसके बाद में जब हमारे यहाँ भी पश्चिमी राजस्थान में भी हर घर तक पानी पहुंच जाएगा, और मुझे लगता है कि जो कुछ बचा है हम उसको भी न खोलें। जो कुछ मैंने बाप जी के आशीर्वाद से जल भागीरथी के माध्यम से हमने बहुत सारे तालाबों को रिस्टोर किया, लेकिन मैं सामने देख रहा हूँ कि जो चुनौती पूरे देश के सामने है, उनके सामने जो कष्ट है, वो कष्ट भी सामने हमारे पास में आने वाले हैं। जिस दिन उपयोगिता समाप्त हो जाएगी, धीरे धीरे उन तालाबों पर निर्भरता समाप्त हो जाएगी, और निर्भरता समाप्त होते ही आने वाले समय में हमारे यहाँ भी कोई स्थिति उसकी पैदा होगी जो देश के दूसरे हिस्सों में होगी। वो न हो उसके लिए हमें विचार करने की आवश्यकता है। और मेरी दादी को मैंने पूछा कि आप जल को जगदीश पर हमारे यहाँ पे सारे तालाब रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि पहले पानी को लेने के लिए हम तालाब तक जाते थे, तब उसकी इंपॉर्टेंस थी। अब पानी नल से घर में आता है, इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस समाप्त होगी, उसका सम्मान समाप्त होगी। तो हमको वो सम्मान पुनः स्थापित करना पड़ेगा। हम ऐसे कितने प्रकार, आज से पहले जो बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं, जिनके साथ में हम लोग बड़े, उनसे हमने देखा होगा, हमने सीखा होगा, उनसे चर्चा भी होती होगी, घर में परिवार में हमने देखा होगा कि पानी की महत्ता को लेकर के उनके कितने जो है गहरे विचार थे, कितने अमूल्य विचार थे। एक बूंद पानी भी वेस्ट होने पर वो कहीं न कहीं हमको कॉशन क्रिएट करते थे कि ये जो है पानी व्यर्थ बह रहा है, पानी व्यर्थ नहीं होना चाहिए, पानी अनमोल है, पानी का मोल किसी भी ज्यादा बड़ा है, पानी अमूल्य है। और लेकिन आज हम सब के परिवार में कितने इस विषय पर हमने चर्चा करना समाप्त कर दिया। वो सारे विषय जिनको लेकर के हमने अपने परिजनों को, परिवारजनों को जो है पीढ़ी दर पीढ़ी इन प्रकृति के घटकों के साथ में जोड़ा था, वो निरंतर क्षीण होते गए। धर्म के बंधन से जोड़ा गया था, वो धर्म का बंधन भी धीरे धीरे बदलते हुए परिदृश्य में समाप्त हो गया। इसलिए आने वाले समय में ये अवेयरनेस बनी रहे। आदरणीय किशन सिंह साहब अभी अवेयरनेस की चर्चा कर रहे थे कि लोगों को में जो है अवेयरनेस वापस स्थापित करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस करके हम यहाँ तक इस विषय को समाप्त कर देंगे, ये अवेयरनेस नहीं बढ़ने वाली। हम इस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए किस तरह से काम करें, कैसे लोगों को जल स्रोतों के साथ में जोड़ें। देखिए, ये निश्चित रूप से मैं इस बात को पूरा विश्व स्वीकार करता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 साल में लगातार जिस तरह से जल की महत्ता को स्थापित करने के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म से अपनी बात उठाई, उन्होंने जिस तरह के इनिशिएटिव्स इसको लेकर के किए, एक तरफ गंगा की और गंगा बेसिन, जब मैं गंगा की बात करता हूं तो केवल गंगा नदी नहीं है, गंगा बेसिन जो देश का 40% हिस्से को केटर करती है, उसकी सारी सहायक नदियां ऑर्डर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक की ट्रिब्यूटरीज, उन सब ट्रिब्यूटरीज पर हम एक साथ काम कर रहे हैं। 30,000 करोड़ रुपए का निवेश हम उस पर कर चुके हैं, और उसका परिवर्तन आज सामने स्पष्ट दिखाई देता है। पूरे विश्व ने उस बात को स्वीकार किया। यूनाइटेड नेशंस ने भी पिछले डिकेड ऑफ रिस्टोरेशन मानते हुए पूरी दुनिया से एंट्रीज इनवाइट की कि जो रिस्टोरेशन पर, नेचुरल रिसोर्सेज के रिस्टोरेशन पर जो दुनिया भर में काम हुआ है, सभी देशों ने जो काम किया है उसके लिए वो अपनी तरफ से अपने किए गए एफर्ट्स को एंट्री के रूप में भेजे, उसमें एक कंपटीशन क्रिएट किया। और हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय, तो टॉप 10 इनिशिएटिव्स ऑफ द वर्ल्ड जो आइडेंटिफाई हुए, 170 देशों ने अपने यहाँ से डिफरेंट इनिशिएटिव्स को भेजा था, उसमें से हमारे गंगा का इनिशिएटिव जो है वो आइडेंटिफाई किया गया। तो निश्चित रूप से बड़ा परिवर्तन उस दृष्टिकोण से हुआ। भूगर्भ के जल के संरक्षण को लेकर के जिसकी हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो है आवश्यकता भी है और हमारी सबसे बड़ी निर्भरता भी है। अब हमारी हाईएस्ट डिपेंडेबिलिटी इन द वर्ल्ड है अंडरग्राउंड वाटर पर, और जिस तरह से अंडरग्राउंड वाटर पर चैलेंज बढ़ रहा है, जिस तरह से स्ट्रेस बढ़ रहा है, उसको लेकर के जो संकट है, और जमीन का पानी, नदी का पानी, जमीन के तर्रे पे तालाब का पानी, जमीन के अंदर का पानी, सभी लोग, अब तो वैज्ञानिक भी मानने लगे कि वो सारा इंटरकनेक्टेड है। जबकि 5000 साल पहले के हमारे वैदिक इतिहास में भी, वैदिक वांग्मय में भी ये लिखा गया है कि ये सारे पानी के घटक जो है ये इंटरकनेक्टेड है। इनकी थ्योरीज को जो है उसमें डिटेल के साथ में डिफाइन किया गया। आज वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार करने लगे, तब हम इस बात की चिंता करने लगे, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम जमीन के अंदर के पानी के पुनर्भरण में भी विश्व का सबसे बड़ा प्रोग्राम कर। इसके साथ साथ में
जमीन पर हम पानी को अधिकतम कैसे रोक सकते हैं, इस दृष्टिकोण से भी जब आजादी के 75 साल पूरे हुए, जब 75वें साल में देश ने प्रवेश किया था, तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का आह्वान करते हुए कहा कि पुराने समय में किसी बड़े विषय की स्मृति को लेकर के महाराजाओं ने, राजाओं ने बहुत बड़े बड़े ऐसे जो है तालाब बनाए हैं, ऐसे मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं जिनको आज भी हम उस उपलब्धि के साथ में जोड़ करके उसका स्मरण करते हैं। ये देश का 75वां, आजादी का 75वें साल में हमने प्रवेश किया तो, और हम इसके साथ में हर जिले में 75 नए तालाब बनाए, और मुझे ऐसा अत्यंत प्रसन्नता है क्योंकि ये जिम्मेदारी मेरे पास में थी। तो देश के 700 से ज़्यादा जिलों में जब हमने तय किया था कि 75 तालाब प्रति जिले में बनाएंगे, लगभग 50,000 तालाब बनेंगे, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि 1 लाख से ज़्यादा नए तालाब बनाने में हमने सफलता प्राप्त की, और उसमें एक नया अवेयरनेस पूरे देश भर में पैदा हुआ। आज उस जल के संरक्षण को लेकर के सामान्य मनवी के मन में कुछ विचार कहीं ना कहीं बीज रूप में अंकित हुआ है, लेकिन आने वाली पीढ़ी इसकी महत्ता को समझे, इस दृष्टिकोण से हमें काम करने की आवश्यकता है। लूनी को लेकर के भी एक डिटेल प्लान हमने बनाया था। देखिए, लूनी सदा निरा नहीं थी, हमेशा से ही बरसात के समय में बहती थी। अगर पिछले 100 साल का डेटा मैंने उठा करके भी लूनी का अध्ययन किया, 100 साल में भी लूनी में केवल 28 साल पानी आया, उसके अतिरिक्त तो लूनी में सूखा ही रहता था। लूनी प्रभावमान हुई तो ऐसे केवल 28 वर्ष है पिछले 100 साल में से। लेकिन उस 28 साल में भी हम नदी को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स कैसे मिले, इस पर हमको विचार करने की आवश्यकता है। लूनी की सहायक नदी जोजरी, उसमें और लूनी में जिस तरह का इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कारण से जिस तरह का पोल्यूशन हुआ है, मैं आज इस मंच पर खड़े होकर के अभिनंदन करता हूँ इसी परिवार के दामाद आदरणीय एनके सिंह साहब का। मैंने जब वो 15 फाइनेंस कमीशन को लीड कर रहे थे, मैंने एनके सिंह साहब से रिक्वेस्ट किया, एक निवेदन करके एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके भेजी कि जोजरी के रिजुविनेशन के लिए मुझे एक फाइनेंस कमीशन के पास में एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट का हेड होता है, किसी एक राज्य को एक प्रोजेक्ट पर पैसा दिया जा सकता है। आदरणीय किशन सिंह साहब उस महकमे से जुड़े रहे, इसलिए उनको इस विषय की जानकारी होगी। मैंने रिक्वेस्ट किया कि राजस्थान के लिए आपको, आप जोधपुर दामाद हो और जमाई होने नाते आप रहे, तो भी थोड़ो मैं मारो अधिकार है कि मैं आपने मांग करा, और मैंने रिक्वेस्ट कर भेजो कि इन वास्ते एक प्रोजेक्ट है, वास्ते मैंने पैसा की जरूरत है। राजस्थान सरकार अपनी तरफ एक अलग प्रोजेक्ट बना भेजो। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अर्ज करी कि वो दूसरा प्रोजेक्ट आप जो बनाए हो, वो प्रोजेक्ट में अलग कोई हेड हूँ, मैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हूँ, इन प्रोजेक्ट में मैं करा दूँ, वो एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट में भेजो। वो प्रोजेक्ट में सैंक्शन कराया MORTH, और जोजरी नदी का रिजर्वेशन के वास्ते 400 करोड़ रुपया एनके सिंह साहब अपने जोधपुर के वास्ते सैंक्शन करे। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो भी कठिन राजनीति का चक्र में फंस गया, और उन्हें कारण जो इनिशिएटिव लेना वो इनिशिएटिव आगे नहीं बढ़े, और मैंने लगे कि आगे का टाइम ठीक आए तो वो उन इनिशिएटिव ने वो पैसा अपार करने पड़े हुए आप अभी काम में ले और एक बेंचमार्क क्रिएट कर सका। और एक बार अगर अपन जोजरी पर सक्सेसफुल काम करा तो दूसरी नदियां पर भी इन तरह काम हो सके, क्योंकि जब गंगा में काम करियो उनका परिणाम हो कि आज देश की दूसरी नदियां पर भी 5 बेसिन पर उन्हीं तरह प्रोग्राम करे, उनने वास्ते इनिशिएटिव ले और उन्होंने काम भी शुरू। लेकिन एक नदी समाप्त होती है तो कंप्लीट इकोसिस्टम इफेक्ट होता है। एक नदी सूखती है तो उसका एक जो है कैस्केडिंग इफेक्ट बहुत दूर तक जाता है। हमारे सामने यहाँ देखता देखता मैं टाबर हो और कॉलेज में पढ़ते हो, जब भी मैं बाला सती माता रह जाता हूँ, बाला में जो नदी है वो सदा नहीं रही, 12 महीने में पानी रहता। अब पिछला 20 साल 15 साल में उनमें पानी नहीं आया, तो इन बाणगंगा नदी वो समाप्त हो गई। ऐसी हजारों छोटी छोटी धाराएं नदियां जो है हम सब के देखते देखते पिछले 30-40 साल में विलुप्त हुई। जो आदरणीय किशन सिंह साहब चर्चा कर रहे थे कि हमारा 10,000 साल का इतिहास है, या ये विवाद का विषय हो सकता है, विवाद का डिबेट का विषय हो सकता है कि हमारा कितने लाख साल का इतिहास है। लिखित है, लिखित हजारों हजार साल का हमारा भारत का इतिहास है, लेकिन हजारों साल में जो कुछ क्षरण नहीं हुआ था वो क्षरण पिछले 50 साल में, और निश्चित रूप से अगर उसकी जिम्मेदार है तो हमारी पीढ़ी जिम्मेदार है। हम लोगों ने अपना जो कर्तव्य था उसका निर्वहन नहीं किया, उसके कारण से आज ये संकट खड़ा हुआ। अगर हमारी पहले की पीढ़ियों ने इस तरह से शोषण किया होता प्रकृति का, तो शायद आज हमारा अस्तित्व नहीं होता। हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम आने वाली पीढ़ी को जो है वो के अधिकार या उसके हक के चीजों का दोहन करके, शोषण करके उसे समाप्त करें।
और एक बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में कहता हूँ, निश्चित से रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे नदियों की स्वच्छता हो, चाहे भूगर्भ के जल हो, चाहे जमीन पर पीने पानी रोकने की व्यवस्था हो, चाहे सिंचाई के जो है इरिगेशन सिस्टम की एफिकेसी बढ़ाने का विषय हो, सरकार के स्तर पर हमने काम किया हो। मैं इस बात को भी हर्ष के साथ में आप सबके सामने साझा कर सकता हूँ कि दुनिया में कोई एक देश अगर वाटर इनिशिएटिव्स पर सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रहा है वो भारत कर रहा है। $250 बिलियन का जो है बजट टोटल पिछले 5 साल के इस कालखंड में पानी को लेकर के मोदी जी ने देश के लिए जो है वो नामित किया। लेकिन फिर भी मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि केवल सरकार के एफर्ट से हम सफल नहीं हो पाए। इस जल के आंदोलन को हमें जन जन का आंदोलन बनाना पड़ेगा, और जन जन का आंदोलन बनाने के लिए ये जो सेमिनार है, ये जो वर्कशॉप है, ये जो इनिशिएटिव, चाहे बाप जी ने जल भागीरथी का लिया होगा या DRI ने जिस तरह का बीड़ा उठाया है देश भर में इस चेतना के जागरण का, इसको द्विगुणित करना पड़ेगा, इसको कई कई गुना वृद्धि करनी पड़ेगी। क्योंकि जिस गति से क्षरण हो रहा है और जितना क्षरण हुआ है उस गैप को मीट आउट करने के लिए और भविष्य में न हो इसको रोकने के लिए हमको अपनी गति को बहुत बढ़ाना पड़ेगा। सरकार के साथ में जब समाज ऐसे विषयों के साथ जुड़ता है, जब समाज इस किसी भी चुनौती को समाप्त करने का बीड़ा अपने कंधों पर उठा ले, तो निश्चित रूप से चाहे वो कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न हो, उस चुनौती का निश्चित रूप से हरण होता है, क्षरण होता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक व्यक्ति इस चेतना भाव के साथ में कि जल जगदीश है, इसके साथ में जुड़े, जल का अपव्यय रुके, जल का दुरुपयोग रुके और जल संसाधनों को पुनर्जीवित करने के लिए हम सब लोग मिलकर के प्रयास करें। अभी मैं जब देख रहा था मेरे मित्र मृदुल साहब यहाँ बैठे, मृदुल साहब ने इनिशिएटिव लिया और ये अभी हम सब लोगों के साथ में मिल करके और बावड़ियों के पुनरुद्धार पर काम कर रहे हैं। मैंने एक दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ इस विषय पर चर्चा की थी कि जोधपुर में किस तरह से 300 से ज़्यादा वाटर स्ट्रक्चर्स थे, वो सारे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मीना जी ने तो शोध भी शायद इसी विषय पर किया है। ये सारे स्ट्रक्चर्स को हम वापस कैसे रिजुविनेट कर सकते हैं, ये अपने आप में देश जो है समाज के लिए, जोधपुर के लिए, मारवाड़ के लिए एक बहुत बड़ा विषय हो सकता है और हमारी ये सफलता पूरे विश्व भर में जा सकती है। और इस प्रोजेक्ट को करने के लिए कि इन सारे 100-150 स्ट्रक्चर्स को हम वापस रिजुविनेट कर सकें, मुझे लगता है कि जोधपुर की जितनी क्षमता है उसका 1% हिस्सा भी अगर उसमें जुड़ जाता है तो भी इन सबको बहुत आसानी से किया जा सकता है। हम सब लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनमें से हम इंडिविजुअली एक वाटर बॉडीज को भी अगर अडेप्ट भी कर लें तो केवल उसका रिजुविनेशन से काम नहीं चलेगा, उसका सतत उसका जो है संरक्षण कैसे हो, उसके साथ में जुड़ाव कैसे हो, उसकी ओनरशिप कुछ लोगों के पास में आए, वो उसकी चिंता करें, उसके ऊपर काम करें, तब जाकर के हम उसको लंबे समय तक बनाए रख सकेंगे। ऐसे विषय पर हम सब काम करें। मुझे अभी जब मैं पिछली बार जोधपुर में था तो मुझे एक विदेशी व्यक्ति मिलने के लिए आया। ही इज हियर फॉर लास्ट कपल ऑफ ईयर्स एंड ही इज वर्किंग फॉर रिजुविनेशन ऑफ बावड़ी। वो बेचारा गरीब आदमी है, उसके पास बहुत पैसा नहीं है, उसका पिछले 4 साल से वीजा एक्सपायर हो गया, उसके पास वीजा एक्सटेंशन की फीस करने के भी पैसे नहीं। वो मोटर लेने के लिए मेरे पास में किसी के सोर्स से लेकर के आया कि मुझे डी वाटरिंग करने के लिए एक मोटर दिला दीजिए। मैं जब उससे मिला तो मुझे इतना जो है पीड़ा हुई कि दुनिया के किस कोने से आकर के हमारे शहर की बावड़ी के रिजुविनेशन के लिए काम कर रहा है व्यक्ति, और हम सब लोग जो है वो उसका उदासीनता के साथ में उस अनभिज्ञ होकर के उससे बैठे। निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तियों से प्रेरणा लेकर के हम कैसे अपने यहाँ जुड़ाव उसके साथ में करें। देखिए एक कॉन्फ्रेंस होगी, हमने आए, हम सब ने बात सुनी, हम सब ने आज बात को अच्छा माना, लेकिन घर जाकर के भी भोजन करके और हम सब लोग सो गए और उसको भुला दिया, उससे पर्पस सॉल्व नहीं होगा। हमको उसके साथ जुड़ना पड़ेगा, जुटना पड़ेगा, खपना पड़ेगा, तब जाकर के हम जो है इन सब विषयों को मैं सफलता के साथ में पूरा कर पाएंगे। मैं आप सबका अभिनंदन करते हुए, बहुत सारा धन्यवाद करते हुए कि मुझे भी इस इनिशिएटिव के साथ में जुड़ने का आप सब ने अवसर प्रदान किया। एक बार फिर देरी से आने के लिए क्षमा प्रार्थना करता हूँ। भारत माता की। विस्तृत जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन विदेशी